हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिक स्कूल सीकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ वाच्य की परिभाषा और कर्तृवाच्य के बारे में ही पढ़ा। अब हमें जो दो अन्य वाच्य हैं, पहला कौन सा था? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य के बारे में हमने पढ़ाई कर ली थी। अब हम दूसरा जो वाच्य है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य के बारे में पढ़ेंगे कि कर्मवाच्य क्या होता है। कर्मवाच्य कोई वाक्य है, उस वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है, तो उसमें कर्मवाच्य होता है। अगर किसी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार होता है, तो वहां पर क्या होता है? कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। या क्रिया का मुख्य विषय, जैसे सीधा सा हम इसके बारे में पढ़ें, क्रिया का मुख्य विषय। अगर कोई वाक्य है, उस वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है। क्या होता है? कर्म होता है, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। अब बात करते हैं कि ये जो कर्मवाच्य है, इसमें क्रिया किन किन रूपों में होती है। तो कर्मवाच्य है, उसमें हमेशा क्रिया सकर्मक रहती है। क्या रहती है? सकर्मक। क्रिया है वो हमेशा क्या रहेगी? सकर्मक रहेगी, क्योंकि सकर्मक क्रिया कर्म आएगा तभी क्रिया सकर्मक रहेगी। ये इन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। अपने मुहावरा है ना, चोली दामन। तो कर्म वाक्य में कर्म आएगा तो क्रिया अपने आप सकर्मक हो जाएगी। ये दोनों साथ ही रहते हैं। ये जो कर्तृवाच्य में अपन ने पढ़ा था ना, तो इसमें कर्तृवाच्य है, इसमें क्रिया है वो सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी, यानी इसमें क्रिया के दोनों भेद हो सकते हैं, दोनों क्रियाएं प्रयुक्त हो सकती हैं। लेकिन कर्मवाच्य है, उसमें क्रिया हमेशा क्या रहेगी? सकर्मक रहेगी। अब हमें एक उदाहरण लेते हैं, जैसे दिनेश द्वारा फुटबॉल खेला गया। दिनेश द्वारा फुटबॉल खेला गया, तो यहां पर दिनेश द्वारा फुटबॉल खेला गया, तो यहां पर खेला गया, क्या खेला गया? फुटबॉल। तो यहां पर किसका, क्रिया का किससे संबंध हो गया? फुटबॉल से। ठीक है। अब दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। फूल सीता के द्वारा तोड़े गए। फूल सीता के द्वारा तोड़े गए। अब इस वाक्य में देखो, फूल ऊपर वाला है, इसमें ये भी कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है, तो इस क्रिया का यहां पर ये जो क्रिया है ये इसके अनुसार प्रकट हुई है। दूसरा उदाहरण है, इसमें देखते हैं, फूल सीता के द्वारा तोड़े गए। अब यहां पर फूल सीता के द्वारा तोड़े गए, तो ये फूल, ये तो क्या है? कर्म है। फूल क्या है? कर्म है। सीता ये कर्ता है, और तोड़े गए, ये क्या? तोड़े
तोड़े गए, ये क्या है? क्रिया है, ये है क्रिया। तो अब देखो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में फूल, ये तो स्त्रीलिंग है, सीधा सा इसका परिचय कर लेते हैं। तो सीता है, इसमें क्या है? स्त्रीलिंग है। फूल है, इसमें लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। फूल है, इसमें लिंग है पुल्लिंग। और क्रिया के अनुसार इसमें बहुवचन हो गया। क्रिया के अनुसार इसमें क्या हो गया? बहुवचन हो गया। अब इसका हम परिचय करते हैं। तोड़े गए, तो ये पुल्लिंग हो गया। और वचन के अनुसार बहुवचन, वचन के अनुसार क्या है इसमें? बहुवचन। इस तरह से ये स्त्रीलिंग है, फूल है, इसमें पुल्लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग है, इसमें क्या है? पुल्लिंग है। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया किसके अनुसार? इस कर्म के अनुसार हुई है। फूल में क्या है? कर्म। फूल क्या है? कर्म है। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया किसके अनुसार? कर्म के अनुसार हुई है। कर्म के अनुसार हुई है, तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो गया? कर्म वाच्य हो गया। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कर्म वाच्य है उसमें हमेशा ही सकर्मक क्रिया होती है, न कि अकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य है, उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं प्रयुक्त हो सकती हैं। यह ध्यान रखना। यह अब आपके समझ में आ गया होगा। चलो इसका एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं। मनोज से पुस्तकें पढ़ी जाती है। मनोज से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा वाच्य है। तो मैंने आपको यही बताया था कि क्रिया है, उसका लिंग वचन अगर कर्ता के अनुसार होता है तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार होता है तो कर्मवाच्य। और अगर क्रिया का लिंग वचन का भाव प्रकट हो रहा है तो उसमें भाववाच्य। तो अब इसमें इस उदाहरण में अपन स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? कि मनोज का परिचय करते हैं। तो मनोज करता है। मनोज क्या है? करता है, करता है। अब लिंग के अनुसार इसका परिचय करते हैं। तो ये इसमें क्या है? पुल्लिंग है। मनोज क्या है? पुल्लिंग। और इसका वचन के अनुसार हमें परिचय करते हैं। तो ये क्या है? एक वचन। क्या है ये? एक वचन। मनोज का परिचय हो गया। अब ये पुस्तक का परिचय करते हैं। तो पुस्तक में क्या है? कर्म। पुस्तक कर्म है, कर्म है। अब इसका हम परिचय करते हैं किसके अनुसार? लिंग के अनुसार। तो पुस्तक जो शब्द है उसमें कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग। पुस्तक शब्द में कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग। और अब शेष क्या रह गया? वचन। तो वचन के अनुसार इसका हम परिचय करते हैं। तो ये क्या हो गया? एक वचन। क्या हो गया? एक वचन। अब हम क्रिया का परिचय करते हैं। क्रिया का परिचय करते हैं। क्रिया है पढ़ी जाती है। तो पढ़ी जाती है, तो इसका हम परिचय करते हैं। तो ये क्या है? क्रिया। पढ़ी जाती क्या है? क्रिया। अब क्या है ये? लिंग के अनुसार इसका परिचय करते हैं। तो लिंग के अनुसार इसका परिचय करेंगे। तो पढ़ी जाती है यानी पढ़ी, तो क्या हो गया? अगर यहां पर होता पढ़ा तो क्या हो जाता? पढ़ा होता तो क्रिया कौन सी हो जाती? पुल्लिंग हो जाती। अब यहां पर है पढ़ी जाती है, तो क्रिया कौन सी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। क्रिया कौन सी हो गई? स्त्रीलिंग हो गई। तो इसमें कौन सी क्रिया है? स्त्रीलिंग। कौन सी क्रिया? स्त्रीलिंग। और वचन कौन सा है? एक वचन। वचन क्या हो गया इसमें?
एक वचन। इस तरह से अब इसका हमने अलग अलग शब्दों का अलग अलग तरह से जो परिचय किया, उसमें देखो मनोज है कर्ता है, पुल्लिंग है, एक वचन है। पुस्तक कर्म स्त्रीलिंग एक वचन, पढ़ी क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन। लेकिन हम बात किसकी करते हैं कि क्रिया का लिंग वचन है वह कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य, अगर कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य। तो यहां पर देखो इसका लिंग वचन है, क्रिया का लिंग वचन स्त्रीलिंग एक वचन है और कर्ता का लिंग वचन पुल्लिंग और एक वचन है, तो इनका मेल नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर पुल्लिंग है, क्रिया है स्त्रीलिंग। बात करते हैं हम कर्म की, तो क्रिया का लिंग स्त्रीलिंग, तो यहां पर कर्म का भी लिंग क्या है स्त्रीलिंग। क्रिया एक वचन तो कर्म भी एक वचन। इस वाक्य में इन दोनों का मेल है, ठीक है। तो यहां पर यह जो क्रिया है यह क्रिया किसके अनुसार है, कर्म के अनुसार है। कर्म के अनुसार होने के कारण इसमें कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य हो गया, कर्मवाच्य। अब आपके समझ में आ गया होगा, मैंने विस्तार पूर्वक आपको समझाया है और आप अध्ययन कर लेना। अब अंतिम जो टॉपिक आता है, तीसरा जो टॉपिक आता है वह कौन सा है, भाववाच्य। वाच्य का तीसरा जो भेद है वह है भाववाच्य। यह है भाववाच्य, तीसरा है भाववाच्य। अब इस भाववाच्य में क्या है कि क्रिया है, क्योंकि वाच्य उसमें क्रिया ही प्रमुख होती है, क्रिया का ही लिंग वचन। तो अब इसमें क्या है भाववाच्य में कि क्रिया का मुख्य विषय मान लो, क्रिया का मुख्य विषय क्या है, भाव होता है, या क्रिया का मुख्य विषय भाव होता है, या क्रिया का ही भाव प्रकट होता है, तो वहां पर भाववाच्य होता है। और अब आगे हम चर्चा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले कालांश में भी कि जो कर्तृवाच्य है उसमें क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती है, और जो कर्मवाच्य था उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया ही होती है। कर्मवाच्य है उसमें कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। कर्तृवाच्य में कौन सी होती है, सकर्मक और अकर्मक। लेकिन ये जो भाववाच्य है, इस भाववाच्य में क्रिया कौन सी होती है, हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य है इसमें कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं किसका, कि कोई भी वाक्य हम बनाते हैं या उदाहरण लेते हैं तो उसमें क्रिया क्या होनी चाहिए, अकर्मक की होनी चाहिए। बच्चे से सोया जाता है, बच्चे से सोया जाता है या बच्चे द्वारा सोया जाता है। अब इस वाक्य में देखो ये क्या है, कर्ता है, ये क्रिया है, तो यहां पर कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, और ये क्रिया है, इस क्रिया का ही भाव प्रकट हो रहा है, क्रिया का ही भाव प्रकट हो रहा है। तो इसलिए ये जो वाक्य है इसमें कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। इसमें कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, लड़कों द्वारा खेला गया, लड़कों द्वारा खेला गया। अब इसमें भी कर्म नहीं है, यह तो कर्म हो गया, यह क्रिया हो गई, कर्म नहीं है। तो कर्म नहीं है तो क्या हुआ,
खेला गया, तो ये जो क्रिया है इस क्रिया का भाव प्रकट हो गया। खेला गया, खेलना होता या खेलता है तो क्रिया अलग होती। अब इसमें क्या, कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य। कौन सा वाच्य हो गया? भाववाच्य। तो इस तरह से इससे यह विदित होता है, क्या होता है कि जो भाववाच्य है उसमें कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया होती है। और जैसे अपन ने इन उदाहरणों में देखा है, अब हम एक कर्तृवाच्य का उदाहरण लेते हैं और उस कर्तृवाच्य के उदाहरण से हम क्या भाववाच्य बनाते हैं। अब आपको पता ही है कि क्रिया अकर्मक होनी चाहिए, तभी उसमें भाववाच्य बनेगा। क्रिया क्या होनी चाहिए? अकर्मक। तो अब हमें एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मनीष खेलता है। मनीष खेलता है, यह जो क्रिया है, इस वाक्य में जो क्रिया है, यह क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार है। मनीष भी पुल्लिंग, क्रिया यह भी पुल्लिंग, तो इसमें कौन सा वाच्य हो गया? इसमें हो गया कर्तृवाच्य। इसमें कौन सा वाच्य हो गया? कर्तृवाच्य। और इसमें क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। और मैंने आपको बताया था कि जो कर्मवाच्य है उसमें कर्म प्रयुक्त होता है, जो क्रिया है उसका कर्म से संबंध होता है। अब ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य है, इस वाक्य से हम कर्मवाच्य नहीं बना सकते। ये जो कर्तृवाच्य है इससे कर्मवाच्य नहीं बनेगा। क्या बनेगा इससे? भाववाच्य। मैंने आपको बताया था कि भाववाच्य है उसमें क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है। तो अब इससे हम भाववाच्य बनाते हैं। तो भाववाच्य क्या बनेगा? मनीष द्वारा खेला जाता है। मनीष द्वारा खेला जाता है। तो इस तरह से ये क्रिया है, इस क्रिया का क्या बन गया? भाव बन गया। इस क्रिया का क्या बन गया? भाव बन गया। ठीक है, ये अपना टॉपिक अब पूरा हो गया।